एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रीवियस परीक्षा से लिए गए हैं, जिसका आज हम लोग भाग 3 लगाएंगे, जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट है। तो सभी लोग जो है जिसका भाग 2 हो चुके हैं और भाग 3 आज हम लोग लगाएंगे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पिछले 2 भी वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक पड़े हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है रेगिस्तानी वन, ऑप्शन बी पहाड़ी वन, ऑप्शन सी शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन डी आर्द्र क्षेत्र। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्द्र क्षेत्र। भारत में आर्द्र क्षेत्र को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। तो आर्द्र क्षेत्र को किस जो है वन के रूप में जाता है? तो ज्वारीय वन के रूप में भी जाना जाता है। आर्द्र क्षेत्र किसे कहते हैं? आर्द्र क्षेत्र वहाँ होते हैं जहाँ पानी भूमि से मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो आर्द्र क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पानी जो है भूमि से मिलता है उसे आर्द्र क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब ऑप्शन ए चंद्रमा सूरज से बहुत दूर चला जाता है, ऑप्शन बी सूरज चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है, ऑप्शन सी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, ऑप्शन डी एक क्षुद्र ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है, इसके द्रव्यमान और पदचिन्ह के संदर्भ में। तो आपसे पूछा गया है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए ओजोस डेल सलाडो, ऑप्शन बी माउंट वेसुवियस, ऑप्शन सी तमू मासिफ, ऑप्शन डी मौना किया। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमू मासिफ को पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है। तमू मासिफ उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक मृत पानी के नीचे स्थित सील्ड ज्वालामुखी है। तो आपको याद रखना है, तमू मासिफ उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक मृत पानी के नीचे स्थित सील्ड ज्वालामुखी है, जिसकी विशेषता एक मध्य महासागर का उभाड़ और एक सील्ड ज्वालामुखी है। तमू मासिफ पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्ञात ज्वालामुखी है। तो तमू मासिफ आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है पूछा गया है। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार, ऑप्शन सी स्थानीय स्व सरकार, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय स्व सरकार। स्थानीय स्व सरकार को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को बाद में केंद्र और राज्य शासन के साथ साथ पंचायतों और नगरपालिकाओं को जोड़कर एक त्रिस्तरीय सरकार बनाकर शासन के एक अतिरिक्त स्तर के साथ संशोधित किया गया था। यह 1992 में संविधान में संशोधन द्वारा किया गया था। संविधान में के 73वें संशोधन ने संविधान के एक नया भाग 9 जोड़ा है, जिसमें अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 11वीं अनुसूची शामिल है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 6 सप्ताह, ऑप्शन बी 1 साल, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 6 माह और 6 सप्ताह। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी 6 माह और 6 सप्ताह इसकी अधिकतम अवधि हो सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कई बार पेपर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। ऑप्शन ए पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन बी हरीलाल जेकानिया, ऑप्शन सी एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन डी बी के मुखर्जी। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हरीलाल जेकानिया जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।
सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश 14 अगस्त 1947 से लेकर तो कब से कब तक जो है न्यायाधीश रहे थे? तो 14 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक थे। तो 14 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जो है मुख्य न्यायाधीश रहे थे। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली थी। तो किसके सामने शपथ ली थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली थी। उन्होंने भारतीय विधि रिपोर्टों के अभिनीत संपादक के रूप में भी कार्य किया था, आपको याद रखना है। और ये मंडोलथर पतंजलि शास्त्री भारत के क्या थे? तो पतंजलि शास्त्री भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे। तो पतंजलि शास्त्री भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या होगा, और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1930 होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1930। आपको डेट याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसे साइमन कमीशन के विरोध में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने हेतु असहयोग आंदोलन का एक रूप था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई थी। गांधी के अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ पूछा जाता है कितने लोग इसमें शामिल हुए थे, तो आपको बताना है गांधी ने अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आंदोलन शुरू किया था। तो आपको याद रखना है सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा 1930। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन सी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी माउंटबेटन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं हैं। कैबिनेट मिशन आया था तो कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 को आया था। कब आया था? 1946। भारत में यह मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1946 में ब्रिटिश राज से भारतीय नेतृत्व का सत्ता हस्तांतरण की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए शुरू किया गया था। मिशन के सदस्य कौन थे? तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव थे। तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस क्या थे? भारत के सचिव थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर क्या थे? तो एडमिनिस्ट्री के पहले भगवान थे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे हास्य गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो हास्य गैस के रूप में भी जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो सभी को पता होगा हास्य गैस के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इसे आमतौर पर हास्य गैस या नाइट्रस के रूप में जाना जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड जिसका सूत्र क्या होता है? N2O है। यह एक प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली गैस है जो रंगहीन और अज्वलनशील होती है। यह आमतौर पर बेहोश करने की क्रिया और दर्द से राहत के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग लोग नशे या उच्च महसूस करने के लिए भी करते हैं। आपको याद रखना सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में इसमें पूछा गया है कि साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपको बताना है इसमें ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी दमन और दीव,
ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, और सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूछा गया है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ऑप्शन ए अनाईमुडी, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी डोडा बेटा, ऑप्शन डी अगस्थाई मलाई। तो अगस्था मलाई, तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनाईमुडी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और ये डोडा बेटा जो है यह नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको याद रखना है जो डोडा बेटा है यह नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, और महेंद्रगिरी जो है तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आपको ये भी कॉपी में नोट कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में। राजकुमार सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध, इनका जो है इनको किस नाम से जानते हैं? तो गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनके जो है बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। अगर पूछा जाए बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। यह शाक के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। तो इनके पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन था पुत्र थे। और इनका जन्म कपिलवस्तु के समीप नेपाल के रूपंदी जिले के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। सत्य और ज्ञान की खोज से पूर्व उन्होंने अपने जीवन के पहले 29 साल जो है शाक्य की राजधानी में बिताए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो का संबंध कहाँ से था? ऑप्शन ए ज्यूरिख, ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन सी इस्तांबुल, ऑप्शन डी वेनिस। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा? जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वेनिस जो है मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो का संबंध कहाँ से था? तो वेनिस से था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, वेनिस। अगला प्रश्न दिया गया है संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2035, ऑप्शन सी 2040, ऑप्शन डी 2045। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2040 इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 2040। अगला प्रश्न पूछा गया है सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या है? तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या है? तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष होगा। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो आपको याद रखना है सन 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु 10 वर्ष है और खाता खोलने के लिए आवश्यक प्रारंभिक जमा कितने रुपये? 250 रुपये। इस योजना के तहत अधिकतम जमा सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 1,50,000 रुपये है। एक परिवार के केवल 2 बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 146, ऑप्शन बी अनुच्छेद 147, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी अनुच्छेद 149। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 149 इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जनेवा, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वाशिंगटन DC। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 190 देशों का संगठन है। तो कितने देशों का संगठन है? तो 190 देशों का संगठन है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निर्देशक सिद्धांत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निर्देशक सिद्धांत है आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, ऑप्शन डी अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायतों का गठन। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। यह किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 40 में आता है। अगला प्रश्न, एक धन विधेयक केवल पेश किया जाता है। तो कहाँ पेश किया जाता है? एक धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा में, ऑप्शन बी लोकसभा में, ऑप्शन सी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में। धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। जो धन विधेयक है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 110। कई बार पेपर में पूछा गया है, अनुच्छेद भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है 110 के अंतर्गत जो है आता है और यह सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1998। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1998। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके द्वारा संचालित है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके द्वारा संचालित है? ऑप्शन ए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन बी वित्त सेवा विभाग वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त सेवा विभाग या वित्त मंत्रालय। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1910। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी 1915 में जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो आपको डेट भी याद रखना है, महात्मा गांधी 9 जनवरी, कब? 9 जनवरी जो है 1915 को, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आपको डेट भी याद रखना है। अगला प्रश्न, और गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर, किसके अनुरोध पर लौटे थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी? तो निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी वरिंद्र कुमार घोष, ऑप्शन डी पुलिन बिहारी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, और ये सन यह भी याद रखना आपको 1904 में, कब इसकी स्थापना की थी? तो 1904 में इसका 1904 में इसका नाम बदला गया था। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया था। इसका पहले नाम क्या था? तो मित्र मेला गुप्त समाज। क्या था? मित्र मेला गुप्त समाज की स्थापना 1899 में विनायक दामोदर सावरकर और उसके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी और 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया था। 1904 में नाम बदला गया था और स्थापना कब हुई थी? तो 1899 में।
किसने की थी? तो पहले क्या नाम था? मित्रमेला गुप्त समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1899 में। और किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर तीर्थकर थे। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए 25वें, ऑप्शन बी 24वें, ऑप्शन सी 23वें, ऑप्शन डी 26वें। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर क्या होगा? जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सही उत्तर आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी 24वें तीर्थकर थे। वर्धमान महावीर जो कौन थे? तो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वर्धमान महावीर का जन्म जो है वैशाली के पास कुंड ग्राम में क्षत्रिय माता पिता सिद्धार्थ और त्रिशला के यहाँ हुआ था। बिंबसार वर्धमान महावीर के समकालीन थे। तो बिंबसार जो है वर्धमान महावीर के समकालीन थे। 30 वर्ष की आयु में वे एक तपस्वी बन गए और 12 वर्ष तक भ्रमण किया। अपनी तपस्या के 13वें वर्ष में उन्होंने केवल ज्ञान नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा।